हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विपिन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी या फिर ओवरऑल रिलायंस ग्रुप के सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में, सबसे बड़े एक स्कैम के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेबी ने लगभग 70 करोड़ की पेनल्टी लगाई हुई है रिलायंस ग्रुप पे, ओवरऑल मुकेश अंबानी पे, और जो भी इस स्कैम में मिले जुले थे उन सबको मिला के 70 करोड़ का यहाँ पे फाइन लगाया हुआ है। यूजुअली लोग अनिल अंबानी को फ्रॉडस्टर कहते हैं, अनिल अंबानी को कहते हैं कि स्कैम किया हुआ है XYZ थिंग, बट वहाँ पे हमें समझना ये है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें अननोइंग थी, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल थी। वहाँ पे अनिल अंबानी से जो है बिजनेस संभाला नहीं जा रहा था, मिसमैनेजमेंट था, उस वजह से वहाँ पे बिजनेस लुढ़का है और वहाँ पे डेप्टर्स को पेमेंट नहीं कर पाए। बट वहाँ पे ऐसा कोई सोचा समझा साजिश नहीं था या फिर कोई ऐसा प्री प्लान मास्टर प्लान नहीं था कि ऐसा हमें करना ही है, लोगों को लूटना ही है, लोगों को डुबाना ही है। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की गई है कि कैसे रिटेलर्स को बुरी तरीके से काटा जाए, कैसे रिटेलर्स के पैसे बुरी तरीके से लूटे जाए। ये केस है 2007 का। सभी को लगभग 13 साल लग गए इस केस को सुलझाने के लिए या फिर इस पे एक जो है फर्म डिसीजन पाने के लिए कि एग्जैक्टली क्या किया जाए। अगर आपने अभिषेक बच्चन की गुरु मूवी देखी है धीरूभाई अंबानी पे, तो आप बोलोगे कि वो स्कैम पहले से ही करते आ रहे, रिलायंस का नाम ऐसे ही बदनाम है। बट आपको एक बात जाननी होगी, धीरूभाई अंबानी कभी भी जो है रिटेलर्स के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे थे। वो धोखाधड़ी कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ, टैक्स एसेम्पशन के साथ, अपना प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा करके कम दिखाना। ऑब्वियसली इनडायरेक्टली यहाँ पे पब्लिक को इम्पैक्ट हो रहा है, बिकॉज वो टैक्स नहीं भर रहे, टैक्स में चोरी कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पब्लिक को पड़ रहा है। बट डायरेक्टली कभी भी उन्होंने जो है छोटे लोगों को कभी टारगेट नहीं किया। डायरेक्टली उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा या फिर ऐसा कोई प्लान नहीं किया हुआ है या फिर ऐसा कभी उन्होंने लाइफ में किया नहीं है कि छोटे लोगों के पैसे ऐट ले, छोटे लोगों को जो है लूटा जाए। बट यहाँ पे एक्चुअली ऐसी चीज़ हुई है, मुकेश अंबानी ने डायरेक्टली यहाँ पे जो है पब्लिक को टारगेट किया है बहुत ही बुरी तरह। यहाँ पे जो है शेयर मार्केट में जो रिटेलर्स थे उनको काटा गया था, उनके पैसे जो है बुरी तरह लूटे गए थे। सो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे मुकेश अंबानी ने एग्जैक्टली किया क्या था, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐसा क्या किया था कि सभी को आज इतना बड़ा यहाँ पे फैसला लेना पड़ रहा है। और जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, ये सब चीज़ों को सुन के शायद आपको ऐसा लगने लगे कि सेबी का ये जो पेनल्टी है कुछ भी नहीं है, वापस यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिस दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ रिलायंस के स्टॉक पे इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो 70 करोड़ का फाइन लगाया हुआ है उसका ब्रेकअप क्या है। ये डायरेक्टली 70 करोड़ मुकेश अंबानी पे जो फाइन लगाया नहीं गया है, इसमें बहुत सारे ब्रेकअप है। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एज ए कंपनी, एज ए एंटिटी पे जो है 25 करोड़ का फाइन लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मुकेश अंबानी पे 15 करोड़ का फाइन लगाया हुआ है। नवी मुंबई सेज इन पे जो है 20 करोड़ का फाइन लगाया हुआ है। मुंबई सेज इन पे 10 करोड़ का फाइन लगाया हुआ है। इन सबको मिला के यहाँ पे 70 करोड़ का फाइन बन रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें होल एंड सोल जिन्होंने ये स्कैम किया या फिर फ्रॉड किया रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो 25 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए आई बिलीव एक तिनके के बराबर भी नहीं है। और अगर मुकेश अंबानी की बात करें 15 करोड़ का अगर इन पे ये पेनल्टी लगाई हुई है, ये भी इसे कोई दिक्कत देने वाला नहीं है, इन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई बिलीव इनके बुक्स में कहीं मेंशन भी नहीं होगा, राइट ऑफ अमाउंट से भी कम होगा इनके लिए। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली इशू क्या था, एग्जैक्टली यहाँ पे पेनल्टी क्यों लगाई हुई है। सो गाइस, ये बात है 2007 की। तभी रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोलियम अलग अलग एंटिटी हुआ करते थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पेरेंट कंपनी थी और रिलायंस पेट्रोलियम इसकी सब्सिडरी थी। आज के दिन में ये दोनों ही एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मर्ज किया हुआ है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवरऑल एक कंपनी है, रिलायंस पेट्रोलियम इसी का पार्ट है। सो 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोचा था कि यहाँ पे इनके जो है 5% स्टेक कम करने वाले, 5% स्टेक बेचने वाले रिलायंस पेट्रोलियम में। सो ये कोई नई बात नहीं है या फिर कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं है, बिकॉज सेबी के नॉर्म्स के अनुसार 5% तक का स्टेक जो है खरीदा या बेचा जा सकता है ओपन मार्केट से। एंड ऑब्वियसली बात है, कोई प्रमोटर अगर 5% तक स्टेक कम करता है उसके एक सब्सिडरी में, तो उस स्टॉक में रिलायंस पेट्रोलियम में ऑब्वियसली उस केस में काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है, काफ़ी नीचे ये स्टॉक जा सकता है। बिकॉज लोगों में थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, प्रमोटर स्टेक कम कर रहा है, उनको रीजन पता नहीं होता है। सो उन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि शायद कंपनी डूबने वाली है, बंद होने वाली है, लॉसेस में आने वाली है, उस वजह से यहाँ पे प्रमोटर स्टेक कम कर रहे हैं। और लोग भी जो उनके पीछे पीछे पैनिक सेलिंग शुरू करते हैं और वो स्टॉक जो है बहुत बुरी तरह नीचे पिट जाता है, अपने वैल्यू से लगभग 5 to 10% तक भी करेक्ट हो सकता है। एंड ये चीज़ ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर को पता थी, जो कि थे मुकेश अंबानी उस समय, तो उन्होंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, एक्स्ट्रा इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कैसे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे कैसे बना सकते हैं, वो तरीका इन्होंने यहाँ पे आजमाया। सो ये जो इनका डिसीजन था कि 5% तक स्टेक कम करने वाले रिलायंस पेट्रोलियम में या फिर 5% तक का इनका शेयर जो है रिलायंस पेट्रोलियम में बेचने वाले हैं, इन्होंने ये न्यूज़ जो है मार्केट में आने नहीं दी, मार्केट में इसे टॉप सीक्रेट रखा। यहाँ तक तो स्टिल ठीक था, इन्हें पैनिक क्रिएट नहीं करना था, इसलिए इन्होंने जो है लास्ट मोमेंट तक ये स्टेक सेल की बात जो है पब्लिक होने नहीं दी। बट इसके बाद जो इन्होंने किया वो एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, बिकॉज जब मुकेश अंबानी की बात आती है, जब रिलायंस की बात आती है, रिलायंस, टाटा,
ये लोग जो है हमारे ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेस टाइकून से इंडिया रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी होती है, इनका एक हॉनर होता है, इनका एक दर्जा होता है। बट जो गिरी हुई हरकत इन्होंने की है बस थोड़े पैसों के पीछे, थोड़े पैसों के लालच में, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता इनके दर्जे से। इनका अभी जो करंटली एक इज्जत चल रहा है जो रिलायंस का नाम है, उससे कोई मैचिंग नहीं है। सो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर को पता था कि जब 5% तक स्टेल रिलायंस पेट्रोलियम में बेचेंगे तो रिलायंस पेट्रोलियम नीचे आएगा। सो इन्होंने पहले ही जाके मार्केट में 93% तक की अपनी जो है शॉर्ट पोजीशन बना ली, फ्यूचर्स मार्केट में जाके अपने शेयर्स को जो है शॉर्ट कर दिए। एंड ऑब्वियसली ये गंदा काम, ये जो डर्टी वर्क है, ये अपने खुद से नहीं करना चाहते थे, अपने खुद के ट्रायल्स छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने एक्स्ट्रा दिमाग आजमाया और 12 एजेंट्स, 12 एंटिटीज, 12 कंपनीज के थ्रू ये काम किया। और इन 12 कंपनीज को ये लोग जो है कमीशन बेसिस के ऊपर इन्होंने हायर किया था। जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसमें से थोड़ा बहुत कमीशन इनको दिया जाएगा। सो ऐसी सेटिंग करके, ऐसे एडजस्टमेंट करके, ऐसे जुगाड़ करके इन्होंने जो है अपने शेयर को, रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर को ही जो है फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट कर दिया नवंबर के मंथ में 2007 में। जिनको पता नहीं है शॉर्ट करना क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल स्टेप में बताना चाहूँगा। समझिएगा, अभी स्टॉक का प्राइस है 10 रुपीज़। अब मेरे पास ये स्टॉक है, अब मुझे लग रहा है कि कल को जाके इसका प्राइस जो है 5 रुपये होने वाला है। अब मेरे पास ये स्टॉक हो या ना हो, मैं आज के दिन इसे बेचता हूँ 10 रुपये के भाव पे, और मैं ये सोचूंगा कि कल को जब ये 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, जो भी भाव हो, जो भी छोटा भाव हो इससे आज के दिन से, तभी मैं इसे खरीद लूंगा। सो इंट्राडे में इसकी वैलिडिटी एक दिन की होती है, फ्यूचर्स में 1 महीने से 3 महीने तक की वैलिडिटी होती है। तो इन्होंने ये फ्यूचर में किया था। सो सिंपल टर्म में बताऊँ, मैं आज ये स्टॉक बेच रहा हूँ 10 रुपये के भाव पे, और मुझे श्योरली पता है कल को जाके इसका भाव जो है 8 रुपये या 5 रुपये भी हो सकता है। सो जब ये स्टॉक 5 रुपये का होगा, मैं इसे वापस मार्केट से खरीद लूंगा, तब मुझे मिलेगा 5 रुपये का प्रॉफिट, यानी 50% प्रॉफिट में रहूंगा मैं। और यहाँ पे लॉस में रहने वाले वो लोग जिन्होंने ये शेयर जो है 10 रुपये के भाव पे खरीदा था, बिकॉज उन्हें पता नहीं था आगे गिरावट आने वाली है। ऑब्वियसली शेयर मार्केट थोड़ा सा स्पेकुलेशन पे चलता है कि आज कम कल ज़्यादा, किसी को एग्जैक्टली पता नहीं होता है किस भाव पे कौन सा शेयर कभी आ सकता है। बट अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जो प्रमोटर को पता होता है, जैसे कि कंपनी को कल को जाके लॉस होने वाला है, या फिर जैसे कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना 5% तक स्टेक कम करने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे शेयर का प्राइस कम ही होने वाला है। और ये इन्फॉर्मेशन प्रमोटर के पास थी, प्रमोटर ने इस इन्फॉर्मेशन का गलत फायदा उठाया और यहाँ पे जो है पब्लिक का पैसा ऐंठ लिया। सो बेसिकली यहाँ पे जो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो प्रमोटर का हुआ है, और जो लॉस हुआ है वो पब्लिक का हुआ है। और यहाँ पे पब्लिक बुरी तरह फंस गई थी, बुरी तरह कट गई थी, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे 93% तक का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था। यानी कि ओवरऑल जो ट्रेड चल रहे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में, उन्होंने 93% उसको शॉर्ट कर दिए थे। यानी कि आप ऑपोजिट सोच सकते हो कि जिन्होंने भी इसके ऑपोजिट में ट्रेड लिया होगा ऑब्वियसली पब्लिक होगी, बिकॉज पब्लिक को पता नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक आगे जाके गिरने वाले हैं। सो 93% ऑफ पब्लिक का पैसा यहाँ पे डूब गया था। सो ये तो वो पहला स्टेप कि ये लोग अपना जो मेजर शॉर्ट पोजीशन है मार्केट में क्रिएट करते हैं। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। आप देख सकते हैं 29 नवंबर 2007, आप चाहे तो आपके कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं, ये थर्सडे था, नवंबर का लास्ट थर्सडे था, यानी कि सेटलमेंट डेट था, एफएनओ एक्सपायरी था। मंथ के आखिरी थर्सडे पे एफएनओ एक्सपायरी होती है, सेटलमेंट होता है, तो ये वही डे था। इन्होंने इतनी चालाकी से यहाँ पे ये गेम किया है, आखिर के 10 मिनट में आके पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे 1.9 करोड़ शेयर्स रिलायंस पेट्रोलियम के जो है कैश सेगमेंट में डंप कर दिए, बेच दिए। सो आप समझ सकते हैं जब 1.9 करोड़ शेयर कोई डंप कर रहा है, भले प्रमोटर हो, भले एंटिटी हो, भले कोई इंडिविजुअल हो, तो शेयर के प्राइस पे कितना बड़ा हैम्पर हो सकता है, शेयर कितना नीचे जा सकता है। मिनिमम 10% तक तो नीचे जाता ही है, ये मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम तो 15-20% जा सकता है, डिपेंड करता है लोअर सर्किट कितना होगा। सो इन्होंने बहुत ही क्रूशल टाइम्स को चूज़ किया था, लास्ट के 10 मिनट्स में इन्होंने आके शेयर डंप किया था। उस वजह से ओवरऑल मार्केट में हड़कंप मच गया, पैनिक सेलिंग हो गई। तो इन्होंने जो शॉर्ट किया था, यानी कि जो हायर रेट पे जो शेयर बेचे थे, उसकी वैल्यू बहुत नीचे आ गई थी। सो जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा था, बेचते वक्त उस शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, तो अभी खरीदते वक्त जब इन्होंने ये सारे शेयर डंप कर दिए, तो करंट मार्केट में शेयर की वैल्यू जो है 5 रुपये से भी कम होने वाली है। एंड ये एफएनओ सेगमेंट है, तो प्रॉफिट तो आप पूछिएगा मत, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे रिलायंस के प्रमोटर्स को हुआ है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे लास्ट के 10 मिनट पे डंपिंग इसीलिए किया गया है कि दूसरे जो ऑपरेटर्स है, दूसरे जो मार्केट मैनिपुलेटर्स है, ऑब्वियसली रिलायंस अकेला नहीं है, दूसरे बड़े प्लेयर्स मार्केट में है जिन्होंने यहाँ पे अपना पोजीशन क्रिएट किया होगा, उनको मौका ना मिले मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ पे जो है बाइंग करने के लिए लोअर रेट में, ताकि शेयर का प्राइस वापस ऊपर आए। इसलिए इन्होंने बहुत ही क्रूशल टाइम यहाँ पे चुना, लास्ट का टाइम चुना कि यहाँ पे जो है
कोई सेटलमेंट ना हो सके, कोई इस स्टॉक को जो है वापस ऊपर उछाल ना सके। सो अगर समराइज करें तो कैश सेगमेंट में रिलायंस पेट्रोलियम के प्राइसेस काफ़ी नीचे गिर गए थे बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा पोर्शन सेल किया था, और क्योंकि रिलायंस के प्रमोटर्स ने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की थी, पहले ही शेयर्स को बेच दिए थे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिला, काफ़ी ज़्यादा उन्हें इस इंफॉर्मेशन का जो है बेनिफिट मिल गया था। और यहाँ पे जो है कत्लेआम हुआ रिटेलर्स का, रिटेलर्स बुरी तरह फंस गए थे बिकॉज रिटेलर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, चारा ही नहीं था। सो आई होप यहाँ पे आप प्रॉपर पूरा सिचुएशन समझ गए होंगे। और अभी इन पे जो सेबी ने फाइन लगाया है 13 ईयर्स के बाद 70 करोड़ का, आई बिलीव ये बहुत ही नॉनसेंसिकल है, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है बिकॉज सेबी ने ऑब्वियसली 3 साल पहले इन पे 500 करोड़ तक का फाइन लगाया हुआ है। सो आप देख सकते हैं 24 मार्च 2017 पे इस केस का जो है वर्डिक्ट आया था, जहाँ पे 1000 करोड़ का यहाँ पे फाइन लगाया हुआ था। इसका ब्रेकअप देखे तो 447 करोड़ का फाइन था, प्लस ये जो इंटरेस्ट चला आ रहा है इतने सालों से, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लगभग 1000 करोड़ यहाँ पे बन रहे थे। सो इसमें कोई सेंस बन रहा था, इसमें कोई एक लॉजिक था, बिकॉज साथ ही साथ इस फाइन के साथ इनको बैन भी किया गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1 साल के लिए। बस रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही नहीं, उसके 12 एंटिटीज़ को जिन्होंने यहाँ पे मैनिपुलेशन किया है, सबको जो है 1 साल के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट से बैन किया गया था। बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको जो है चैलेंज किया, वो सैट के पास गए, उन्होंने वहाँ पे भी चैलेंज किया इसको, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास गए, और अब फाइनली हमें यहाँ पे जो है मैनिपुलेटेड वर्डिक्ट दिख रहा है। अगर यही चीज़ इंडिया में कोई और प्रमोटर करता तो मिनिमम 2 to 5 ईयर्स तक के लिए उनका जो ट्रेडिंग है सस्पेंड किया जाता, प्लस उस पर जो है बड़ा सा पेनल्टी लगाया जाता, मिनिमम 100 to 500 करोड़ तक का तो पेनल्टी लगाई जाता अगर इतना बड़ा स्कैम हुआ होता तो। अगर हम आउट ऑफ इंडिया की बात करते तो उन्हें ऑब्वियसली ट्रेडिंग एक्टिविटीज ही सस्पेंड किया जाता लाइफ टाइम के लिए, साथ ही साथ पेनल्टीज और चार्जेस और जेल सेंटेंस तो अलग सी बात है, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे जो फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। पहली बात तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था इसको डिस्क्लोज करने के लिए, बिकॉज सारे मनी ट्रेल्स, सारे सबूत, सारे सुराग इनके सामने ही है जो भी हुआ है। एंड सेकेंड थिंग, इतनी बड़ी चीज़ है, अगर इन्हें यहाँ पे ये लोग प्रॉपरली पनिश नहीं करते तो ये बैड एग्जाम्पल होगा दूसरे प्रमोटर्स के लिए, ये एक्चुअली उन्हें एंकरेज करने जैसा होगा। बट अगेन आई बिलीव सेबी के भी हाथ बंधे होंगे, बिकॉज रिलायंस के ट्रेडिंग में अगर ये लोग दखलंदाजी करते हैं, कहीं पे भी फ्रीज लगाते हैं, सस्पेंशन लगाते हैं, तो समझिएगा निफ्टी ही ओवरऑल टंबल हो रहा है, निफ्टी ही पूरी तरीके से लड़खड़ा जाएगा। सो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लॉस होने वाला है रिटेलर्स को। भले रिटेलर्स यहाँ पे विक्टिम थे, बट अगर वो कल्प्रिट को पनिश कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है कल्प्रिट से ज़्यादा रिटेलर्स को भी होने वाला है। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न, सब सोच समझ के ये ऐसा वर्डिक्ट आया है। आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लग रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर हम बात करें इस चीज़ का रिलायंस के शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मॉनेटरी इम्पैक्ट तो इसको 0.01% का ही पड़ने नहीं वाला है, बिकॉज बहुत ही छोटी अमाउंट है। ये इनके बुक से राइट ऑफ भी हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये अमाउंट गई थी या फिर अमाउंट है भी, बहुत छोटी अमाउंट है इसके बुक्स को कंसिडर करते हुए। बट रेपुटेशनल डैमेज काफ़ी होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी रिलायंस के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ जुड़ी हुई है। अमेजॉन वर्सेस रिटेल बैटल में भी ये लोग फंसे हुए हैं, एरमेको की डील भी यहाँ पे अटकी हुई लग रही है, उस पर अगर वापस ये ऐसी न्यूज़ आ रही है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। रिलायंस के प्राइस में थोड़ी भी उथल पुथल दिखती है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही मेजरली दिखाई देगी। सो शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी दिख रही है, शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे लग रहा है कि प्राइस में थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगेन इस न्यूज़ को जो है बुरी तरह दबाई गई है, लोगों के सामने जो एग्जैक्टली लाया नहीं गया, एग्जैक्टली रिलायंस ने क्या स्कैम किया है, क्या फ्रॉड किया है। सब यही बता रहे हैं कि सेबी ने यहाँ पे पेनल्टी लगाई है, बट एग्जैक्ट स्टोरी, एग्जैक्ट जो फ्रॉड वर्ड है कहीं पे यूज़ नहीं किया गया है। अगर हम बात करें मनी कंट्रोल की, जो रिलायंस ओ करता है, वहाँ पे तो ये न्यूज़ शो भी नहीं कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका लेटेस्ट अपडेट जो है 31 दिसंबर का था, जहाँ पे जियो ने जो डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स फ्री कर दी थी, वहाँ पे अपडेट दिया हुआ है। बट आप देख सकते हैं कहीं पे भी ये बड़ी न्यूज़ जो है कवर नहीं हुई है, कहीं पे भी लिखा नहीं गया है कि रिलायंस पे सेबी ने फाइन लगाया हुआ है, सेबी ने जो है मुकेश अंबानी पे जो है पेनल्टी लगाई हुई है। सो ऑब्वियसली इस न्यूज़ को जो है दबाया गया है, इस न्यूज़ को जो है करेक्ट आउटरीच या फिर करेक्ट लाइट पे लाया नहीं गया है, तो आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इसके शेयर को जितना एक्चुअली करना चाहिए। एंड अगेन पुरानी न्यूज़ है और मॉनेटरी इम्पैक्ट भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है। सो अगेन ये चीज़ जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फेवर में वर्क करेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। कोई आपके कमेंट होंगे, कोई सजेशन होंगे, आपका कोई व्यू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।